नमस्कार। डेट है आज की 17 जुलाई 2024 और देखिए 17 जुलाई 2024 को जो था वो कंडक्ट किया गया था पीजीटी बायोलॉजी का पेपर। इस पेपर को जो है हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ना मतलब रिपीट हुए थे मिशन एलाइट से, गिरिराज पत्रिका से, अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आसान क्वेश्चन था। बोलते हैं आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैज़ द लार्जेस्ट एरिया फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं लार्जेस्ट एरिया किसका है, वो लाहौल स्पीति का है। हिमाचल प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो लाहौल स्पीति है। बिल्कुल सही बात, आसान क्वेश्चन था, पहला तो सॉल्व हो गया। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लाहौल इन हिमाचल प्रदेश। तो देखो मैं जब भी आपको मैप दिखाता था ना, तो अभी मैंने मैप का रिवीजन स्टार्ट किया था। अभी अगर आप मिशन एलाइड के लास्ट में देखेंगे तो मैप का रिवीजन हो रहा है। तो मैंने लाहौल स्पीति ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो देखो यहाँ ऊपर जैसे ना ये लाहौल स्पीति, तो लाहौल यहाँ पर है, स्पीति यहाँ पर है। क्या बोलते हैं, लाहौल के बारे में पूछा गया है। चंबा इसके साउथ में है, अरे चंबा तो इस साइड को है, इस साइड को चंबा है, तो चंबा साउथ में नहीं है। स्पीति के नॉर्थ में है। स्पीति, लाहौल और स्पीति आया ही इस तरह से, तो स्पीति ईस्ट साइड को आया, स्पीति भी नहीं है। और कुल्लू की अगर हम बात करते हैं कि कुल्लू वेस्ट में है, तो कुल्लू की अगर हम बात करें ना तो कुल्लू नीचे को हमने पढ़ा है, यहाँ पर कुल्लू भी नहीं है। भागा नदी जो है ना उसको गारा कहा जाता है। हमने क्या पढ़ा है, भागा और चंद्रा नदियां दो पढ़ रखी हैं। एक को हमने क्या पढ़ा है, चंद्रा को ना रंगलोई भी कहा जाता है। बहुत पहले वैसे हमने ये पढ़ा है, चंद्रा को रंगलोई और भागा को जो है वो गारा कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है किसी एग्जाम में, तो यही सही होना था, करेक्ट जवाब से पूछा गया, तो ये भी आसान था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लोएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द अर्बन पॉपुलेशन एज पर 2001 सेंसस। 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये बात हो रही है। अब देखो 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात हो रही है, यहाँ पर 2011 दिया गया है और लिख के, परंतु हमने 2011 ही हम मान के चलेंगे क्योंकि हमने 2011 की जनगणना पढ़ रखी है। और देखो 2011 की हमने ये स्लाइड जो है वो पढ़ रखी है, जिसमें हमने अर्बन लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जाना है। हमने जाना है कि अर्बन लिटरेसी रेट हिमाचल का 91.1% है, मेल है 93.4, फीमेल है 88.4। हमने हाईएस्ट भी पढ़ा है, हमने लोएस्ट भी पढ़ा है। लोएस्ट देखेंगे तो सबसे पहले ऊना का जो है हमने पढ़ रखा है, यहाँ पर ऊना का है 86.6 और कुल्लू का है 88.1%। हाईएस्ट शिमला का है और उसके बाद हमीरपुर का है। तो यहाँ पर ना ऊना इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी ऊना जो है वो सही आंसर इसका है। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था और देखो मिशन एलाइड में पढ़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ रेट परसेंटेज इन हिमाचल प्रदेश वॉज द हाईएस्ट। देखो ये क्वेश्चन फिर भी डाउटफुल मुझे लग रहा है, परंतु फिर भी इसका 2018-19 जो है वो सही आंसर होना चाहिए, ये हम मान के चलेंगे। बाकी आंसर की आने पर इसको एक बार चेक करेंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर द हिमालयन स्टेट कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है अभी 2021 का जो निकाला गया उसमें हिमालयन स्टेट की कैटेगरी में हिमाचल का रैंक पूछा गया। अभी हमने कल परसों गिरिराज पत्रिका डिस्कस की, उसमें मैंने लिखित रूप में आपको बताया है कि हिमालयन स्टेट में 2021 में जो हिमाचल का रैंक रहा वो सेकंड रैंक रहा, ऑप्शन बी सही आंसर है। जो और इकोनॉमिक सर्वे की हमने टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, चाहे वो एलाइड सर्विसेज का ग्रुप हो गया या फिर पीजीटी पेपर 1 का ग्रुप हो गया, वहाँ पर भी जो है ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। तो सेकंड रैंक जो है वो हिमालयन स्टेट की कैटेगरी में हिमाचल का रहा है। पहला रैंक में मैंने बताया था कि उत्तराखंड का पहला रैंक जो था वो रहा था। और अच्छी बात यह है कि कल परसों ही ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, तो पेपर में ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हुआ होगा। आगे बोलते हैं द नंबर ऑफ inhabited in the मशोबरा स्टेट होम ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2022 वॉज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मशोबरा राज्य शरण स्थल में जो है वो 2022 तक कितने निवासी थे। तो 2022 तक यहाँ पर कितने निवासी थे, 20 निवासी यहाँ पर थे, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच लैंड सीलिंग इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर भरमौर एरिया इन हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972। कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था, छोड़ देने चाहिए नेगेटिव मार्किंग में इस तरह के क्वेश्चन। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 के अनुसार भरमौर क्षेत्र में जमीन की ऊपरी सीमा कितनी निर्धारित की गई है। तो ये 70 एकड़ जो है वो की गई है, 70 एकड़ की गई है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना फॉर द 200 टॉप मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना जो 2000 सर्वोच्च गुणवत्ता कन्या विद्यार्थियों के लिए है, इसके बारे में सही है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो जितने भी कोर्सेज हैं ऑल स्ट्रीम जो है उनको फ़ायदा दिया जाता है, ये सभी कोर्सेज के लिए है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इस तरह की योजनाएं अक्सर हम पढ़ते रहते हैं गिरिराज पत्रिका में, आए दिनों डिस्कस होती रहती हैं गिरिराज पत्रिका में ये योजनाएं। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग हु बिकेम द विंटर क्वीन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन मनाली विंटर कार्निवल 2023। तो बोलते हैं 2023 में जो मनाली में शीत जनोत्सव हुआ उसमें जो है वो हिमाचल प्रदेश की शीत रानी के रूप में किसको बनाया गया, तो ये निशा ठाकुर को जो था वो बनाया गया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी ना इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है। क्यों चैलेंज किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, क्योंकि निशा ठाकुर जो बनी है ना वो 2024 में बनी है और 2023 में कौन बना था, 2023 में मंडी की जो आरजू राणा थी वो बनी थी। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इसको चैलेंज किया जा सकता है क्वेश्चन को, क्योंकि आरजू राणा तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, निशा ठाकुर दिया गया है, ये 2024 की बताया गया है। परंतु देखते हैं आंसर की में क्या जो है वो किया जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द कंट्रोल ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑफ द हाइडल पावर जनरेटेड फ्रॉम इट्स रिवन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो अपनी नदियां हैं वहाँ पर जो जल विद्युत उत्पादन होता है उसमें हिमाचल के नियंत्रण में जो है वो कितनी है। अभी मैंने कल परसों ही ये भी बताया है मिशन एलाइड में, तो हिमाचल के कंट्रोल में सिर्फ 7.6% है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है और बाकी का जो बच जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो उसको जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये हम कल परसों पढ़ रहे थे, अभी 3-4 दिन पहले देखना आप हमारी कोई वीडियो में मैंने बार बार जोर दे के जो है ये बताया है आपको। तो ये क्वेश्चन भी अभी कल परसों का, एक हफ्ते के ही तो 2 क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ गैमूर मोनेस्ट्री, जिसको गोम्पा भी बोलते हैं इन हिमाचल प्रदेश। तो गैमूर मोनेस्ट्री कहाँ पर स्थित है। देखो ये मोनेस्ट्री लाहौल स्पीति में स्थित है, परंतु केलोंग हम पढ़ते हैं केलोंग के समीप है ये, तो लाहौल इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। लाहौल में जो है ये स्थित है। लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर जो है वो केलोंग में भी पड़ता है, वो भी पता होना चाहिए आपको। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द लोएस्ट नंबर ऑफ नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन 2020-2021 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं वर्ष 2020-21 में हिमाचल प्रदेश के सबसे कम नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला जिला जो है वो कौन सा है। तो देखिए अगर बात की जाती है नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, तो किस डिस्ट्रिक्ट में ये कितनी है ये पता होना चाहिए। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले दिया गया है, 22 यहाँ पर है। उसके बाद मंडी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिया गया है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है 27 जो है वो आती हैं, वो ध्यान रखना है। चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर दिया गया है, चंबा में जो है वो 15 नॉन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ जो है वो आती हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिया गया है, तो कुल्लू में 17 आती हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पर लोएस्ट नंबर पूछा गया है, तो लोएस्ट नंबर है चंबा का। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। परंतु इस तरह का क्वेश्चन ना पड़ा हो तो छोड़ देना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग से डील करने का यही एक अच्छा तरीका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखिए एचएएस का एग्जाम तो हो चुका है, अब आने वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो है एलाइड सर्विसेज का एग्जाम। और अगर आप एलाइड सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो देखिए लिमिटेड सोर्सेज के साथ आगे बढ़ना और अच्छे से रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने एचएएस का एग्जाम दिया है तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि इतना ईजी नहीं है क्रैक करना, और एलाइड में तो और भी ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। तो एलाइड के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोलते हैं गोची फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो बोलते हैं कि गोची त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। गोची त्यौहार देखो मनाया जाता है लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति के केलोंग में ये मनाया जाता है। ये ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है कि केलोंग में ये मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं बुशहर आर्ट इज होली इंडिजीनियस, की बुशहर जो कला है, बुशहर की कला पूर्णतः स्थानीय है। आगे बोलते हैं बुशहर की कला पर विविध प्रभाव है। आगे बोलते हैं वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे। आगे बोलते हैं सतलज, ब्यास और गिरी नदियां शिमला जिले में बहती हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे कि यहाँ पर आप बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, चूज द करेक्ट आपको बताना है। तो वीरभद्र सिंह कितनी बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे थे, आपको पता है ये 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री जो था वो रहे थे।
मतलब तीसरा सही दिया गया है। अब जहाँ पर तीसरा नहीं है उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। यहाँ पर तीसरा नहीं है, यहाँ पर तीसरा नहीं है। अब या तो तीसरा चौथा सही होगा या तो दूसरा तीसरा सही आंसर होगा। हम बात करते हैं कि शिमला ज़िले से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। सतलुज नदी तो शिमला में बहती है। क्या ब्यास नदी भी शिमला को टच करती है? देखो, ब्यास नदी का दूर दूर तक शिमला डिस्ट्रिक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी नहीं होगी। चौथी भी जो है वो नहीं होगी, तो आपके पास दूसरी और तीसरी ही बच जाती है। बुशहर की कला पर विविध प्रभाव है, ये आपका सही आंसर होगा दूसरा और तीसरा। ये जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर आ गया, दूसरा और तीसरा। क्योंकि अगर आप ब्यास नदी की बात करोगे ना, तो ब्यास नदी देखो पहले तो कुल्लू से निकलेगी रोहतांग दर्रे के समीप से, उसके बाद ये मंडी में बहती हुई आएगी, मंडी के बाद ये हमीरपुर की तरफ जो है वो मुड़ जाएगी, हमीरपुर से ये कांगड़ा की तरफ मुड़ जाएगी। तो शिमला के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये एलिमिनेशन आपको इसमें करनी थी, अगर पढ़ा था तब भी, नहीं पढ़ा था तब भी। ठीक है, तो ऑप्शन ईजिली आंसर आ जाता। आगे बोलते हैं, व्हाट वाज द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा ऑफ हिमाचल प्रदेश इन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में डिस्ट्रिक्ट चंबा का रैंक पूछा गया है, परंतु पूछा गया है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में। तो मैंने आपको बताया है ये कि ये अलग अलग थीम्स रखी गई हैं, और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो है वो बिल्कुल आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि चंबा का तो इसमें कौन सा रैंक रहा था? चंबा का इसमें तीसरा रैंक जो था वो रहा था, तो तीसरा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में हमने पहला रैंक जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो था वो पढ़ा था, और हमने दूसरा रैंक उसके बाद पढ़ा था कि वो डिस्ट्रिक्ट मंडी आता है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में, और तीसरे नंबर पर आता है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद हमने लास्ट रैंक भी यहाँ पर पढ़ा था कि लास्ट रैंक जो है वो किसका रहा था, तो इसी में जो था वो लास्ट रैंक सिरमौर का रहा था। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की ये बात की गई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, नेशनल स्टैटिक्स डे इज डेजिग्नेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। तो बोलते हैं कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो कब मनाया जाता है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पर सर्च करके देखना है इसको, नेशनल स्टैटिक्स डे को। हमने 29 जून जो है ये क्विज़ के रूप में वहाँ पर डाल के रखा है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट डेज के क्विज़ जो है वो अक्सर डालता रहता हूँ टेलीग्राम पर, और वहाँ पर ही मैंने ये क्वेश्चन भी डाला है कि नेशनल स्टैटिक्स डे जो है वो एवरी ईयर मनाया जाता है। ये बर्थडे माह होता है पीसी मेहलोनोबिस का, तो इसलिए ये मनाया जाता है 29 जून को। ठीक है जी, ये भी हमने वहाँ पर डाल रखा है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में जो है वो कौन सा कथन जो है वो सही है। देखो, त्रिपुरा के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट वन जब आपको बताना है ना, तो यहाँ पर पहले बोला गया है मोर देन हाफ ऑफ इट्स कल्टिवेटेड लैंड इज इरिगेटेड, ये गलत है। दूसरे में बोलते हैं अबाउट 80% ऑफ इट्स लैंड इज जनरेटेड फ्रॉम हाइडल पावर, तो ये भी गलत है। और तीसरे में बोलते हैं इट शेयर बाउंड्री विद असम इन ईस्ट, तो ये सही है। मतलब असम के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड जो है वो आप इसको कह सकते हैं, तो ये सही ही माना जाएगा। यहाँ पर एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भी सही बात है। तो ये तीसरा और चौथा जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, ऑफ द फॉलोइंग होम अवार्ड द पद्म विभूषण इन 2024 फॉर फाउंडिंग द सुलभ। तो फतिमा बीबी तो हमने पढ़ रखा था, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि ये जज हुआ करती थी। यहाँ पर बिंदेश्वर पाठक का नाम हमने पढ़ा था, कुंदन व्यास को नहीं दिया गया है पद्म विभूषण अभी, और तेजस को भी नहीं दिया गया है, तो बिंदेश्वर पाठक को ही दिया गया, तो बिंदेश्वर पाठक ही इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट इज प्रोजेक्टेड इन द इंटरिम यूनियन बजट 2024-25 इज करेक्ट, और ये 2024-25 के लिए पूछी गई। अच्छा, ये इंटरिम बजट की पूछी गई है, तो ये 5.1% जो है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 5.1%। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज दैट अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड। तो अनटचेबिलिटी यानी कि आपके पास छुआछूत जो है वो समाप्त करने की बात कही गई है, वो आर्टिकल नंबर 17 में कही गई है, 17 आर्टिकल में। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं हाउ मैनी स्टेट्स वर रिकमेंडेड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 फॉर इंडिया। तो ये 14 स्टेट थे, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ रखा है। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ पछवाड़ा सेंट्रल कोल माइन इन स्टेट ऑफ इंडिया। तो पछवाड़ा सेंट्रल कोल माइन झारखंड में है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ हरियाणा स्टेट हैज़ बीन
प्लेस्ड लोएस्ट इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में हरियाणा की कौन सी सिटी का लोएस्ट रैंक रहा था? हरियाणा की कौन सी सिटी थी ये आपने ध्यान रखना है। हरियाणा की जो था ये थानेश्वर सिटी थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। थानेश्वर के बाद था फरीदाबाद, परंतु पहले थानेश्वर था, तो थानेश्वर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की या फिर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए पेपर 1 के लिए आप टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने से आप में काफ़ी परफेक्शन जो है वो आएगी और उससे जो है वो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। काफ़ी हेल्प वहाँ से मिलेगी आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट परसेंटेज ऑफ जीडीपी प्रोजेक्शन ऑफ एडवांस इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड फॉर द ईयर 2024 बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा वर्ष 2024 में विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी के बारे में अनुमान की पहचान कीजिए। देखो वैसे तो ये 1.7% है, परंतु यहाँ पर 1.8 मान के चलेंगे सही आंसर। कोई भी चेंज होता है आंसर की में देखेंगे। और अगले क्वेश्चन में बोलते हैं डेन्यूब रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन, तो ये बल्गारिया और रोमानिया के बीच में बाउंड्री बनाती है। आगे बोलते हैं इन द टाइम ऑफ विच यूएसए प्रेसिडेंट द वाटरगेट स्कैंडल टुक प्लेस। तो देखिए ये जो वाटरगेट स्कैंडल हुआ था ये कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये रिचर्ड निक्सन हुआ करते थे उस टाइम। ऑप्शन सी रिचर्ड निक्सन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है हेडक्वार्टर ऑफ नाटो, हज़ारों बार हमने पढ़ा है। बेल्जियम जो है वो इसका बेल्जियम में जो है वो नाटो का हेडक्वार्टर है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच सब्जेक्ट देयर इज ए नो वुमेन नोबेल प्राइज 2023 अवार्ड। तो देखो बोलते हैं पूछा गया है नोबेल प्राइज 2023 का, बड़े ही डिजाइंड वे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो केमिस्ट्री में ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। केमिस्ट्री में जो है ना कोई भी महिला को जो है वो नोबेल प्राइज़ 2023 में नहीं दिया गया। मतलब जितने तीन लोगों को जो था ये अवार्ड दिया गया केमिस्ट्री में, तो तीनों को तीनों मेन थे, ये आपने ध्यान रखना है। आगे क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो यहाँ पर जो है वो करेक्टली मैच नहीं किया गया है। कौन सा? तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है। सी जो है वो करेक्टली मैच नहीं किया गया है, तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा। मेरेडिथ जो टालुसन है इनके द्वारा कास्ट ये नहीं इसकी रचना की गई है किताब की। आगे क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ वॉन द लार्जेस्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल इन यूएस ओपन अप टू 2023। तो ये कौन है? ये मार्गारेट कोर्ट है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन। अब देखो पेपर में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पेपर में क्वेश्चन स्क्रैप हो सकते हैं बहुत सारे। तो किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है ना तो उसको अच्छे से चेक करें और आप क्लेम भी कर सकते हैं अगर आपने पेपर दिया था। बाकी जब भी आंसर की आएगी तब भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हिंदी इंग्लिश देख लीजिए। बोलते हैं निम्नलिखित में से वह सब चुनिए जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य सभी से अलग है। तो इसका जो है वो अनुचित सही जो है हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है, अनुचित। देखो अनुशासन की बात करते हैं तो इसमें अनु जो है उपसर्ग होता है, अनुचर में भी अनु उपसर्ग होता है, और अगर हम बात अनुभव की करते हैं तो इसमें भी अनु उपसर्ग होता है। परंतु जैसे ही बात अनुचित की जाती है तो इसमें क्या अन उपसर्ग जो है वो इसमें होता है, तो ये जो है वो सही हो जाएगा। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द विशेषण नहीं है। तो इसमें से जो है वो शब्द विशेषण नहीं है पूछा गया है। तो इसमें देखो ये तो दया सही होगा, ये तो दयाद्र सही होगा, इनमें से ही एक सही होगा। आगे बोलते हैं क्रांतिकारी शब्द संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा का ये भेद है। आगे बोलते हैं उतना ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो। यहाँ पर उतना और जितनी ये जो है वो अंडरलाइन किए गए हैं। ये जो है वो सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम का जो है वो भेद है। संबंधवाचक सर्वनाम इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे बोलते हैं श्वेतांबर श्वेतांबर दिया गया है। यहाँ पर समस्त पद के लिए उचित विकल्प है। तो ये बहुब्रीहि समास है, श्वेत है अंबर जिसके। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वाक्य के विधेय का अर्थ है, तो वाक्य की क्रिया इसका अर्थ होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आकाश में काले काले डैश छा गए। आकाश में काले काले बादल छा गए। बादल के ही पर्यायवाची में जो है वो मेघ भी होता है और वारीद भी होता है। तो वारीद ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं मुझसे हंसा नहीं जा सकता। इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है? तो इसमें जाना मुख्य क्रिया जो है वो मानी जाएगी। आगे बोलते हैं निकल रही थी मर्म वेदना
करुणा विकल कहानी सी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार इसमें आएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दर दर भटकना इसका अर्थ होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। 41 देखिए, आगे बोलते हैं चूज द राइट ऑप्शन। तो बोलते हैं ऑल राइटर्स डैश लैंग्वेज एज टूल डैश एक्सप्रेस देयर फीलिंग। तो 41 का ऑप्शन है ऑल राइटर्स यूज लैंग्वेज एज टूल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जो है वो मिल जाएगी, टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड करवा देंगे पीडीएफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो राइट ऑप्शन चूज करना है। बोलते हैं माई ब्रदर हैज गॉट 2 चिल्ड्रन डैश बाय एंड डैश गर्ल। तो बोलते हैं इसमें 42 में जो है वो क्या हो जाएगा? 42 में अ बॉय एंड अ गर्ल हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। 43 देखिए, 43 में पूछा गया है यहाँ पर करेक्ट एक्टिव वॉइस आपको चूज करनी है। द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय टाइम यू कम बैक। तो 43 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बाय द टाइम यू कम बैक द वर्क विल बी कंप्लीटेड, ऑप्शन डी सही आंसर है। 44 में बोलते हैं चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ही सेड टू मी आई प्लेड माई पार्ट वेल। तो 44 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ही सेड टू मी दैट ही हैड प्लेड हिज पार्ट वेल, ऑप्शन ए सही आंसर है। 45 में आपको अरेंज करना है सही तरीके से। तो 45 में ऑप्शन बी को आप सही मान के चलिए, SPTQR, इसको इस तरह से अरेंज ये हो जाएगा। 46 देखिए, बोलते हैं इंडिकेट द साइनोनियम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। साइनोनियम मतलब सेम मीनिंग वाला। तो साइनोनियम क्या होगा इसका? ऑस्टेंसिबल का साइनोनियम जो है वो 46 का जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अपेरेंट, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे साइनोनियम ही पूछा गया है रिक्यूज्ड का। तो रिक्यूज्ड शायद पहले भी किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका विड्रू जो है वो साइनोनियम हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 48 में बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अ डैश सब्सटेंस ट्रांसमिट एंड डिफ्यूजेस द लाइट सो दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड आर नॉट क्लियरली विजिबल। तो ये किसको कहते हैं? ये कहते हैं ऑप्शन सी ट्रांसक्युलेंट सब्जेक्ट को, ट्रांसक्युलेंट सब्सटेंस को। ट्रांसक्युलेंट सब्सटेंस ट्रांसमिट एंड डिफ्यूजेस द लाइट सो दैट द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड आर नॉट क्लियरली विजिबल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्लेसेस द सेंटेंस, है ना। तो यहाँ पर बोलते हैं मोहन इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। तो 49 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, मोहन इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग, ये सही आंसर हो जाएगा। 50 में बोलते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो बोलते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर करना है। तो देखो 50 को जो है वो स्टिल पेंडिंग ही छोड़ते हैं, यहाँ पर आंसर की आने पर चेक कर लेंगे इसको। और टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना। जब भी आंसर की आएगी टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।